Welcome back everyone. So we'll continue with the previous year questions of NMR spectroscopy, and in today's part we'll be doing the questions from 2020 paper. Okay, so we'll quickly go into the first question. Okay, so now see what is the first question here. First question in the 2020 paper says that यहाँ पर क्या है पहला क्वेश्चन कि दो CH3 ग्रुप्स हैं, दो CH3 ग्रुप दिए हुए हैं एक मॉलिक्यूल में. ओके, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी में से हायर केमिकल शिफ्ट किसकी होगी. पहला पार्ट, ठीक है, तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. पहला पार्ट क्या कह रहा है, यू हैव टू टेल विच विल एग्जिबिट अ हायर केमिकल शिफ्ट. ठीक है, तो जल्दी से इसको समझते हैं कि कौन हायर केमिकल शिफ्ट देगा. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फिर से. ठीक है, दिस इज योर नोर-बोर्निन. When you get a alkene, this becomes non-bornene and this will become your dimethyl norbor. Okay, so these are two CH3 groups. दो CH3 groups दिए हुए हैं. ठीक है, और अब ये बताना है पहले पार्ट में कि हायर केमिकल शिफ्ट किसकी होगी और लोअर केमिकल शिफ्ट किसकी होगी. ठीक है, तो हायर केमिकल शिफ्ट किसकी होनी चाहिए, लोअर केमिकल शिफ्ट किसकी होनी चाहिए. जो ये CH3 है ये हायर केमिकल शिफ्ट देगा. इसका नाम क्या दिया हुआ इन्होंने, बी. ठीक है, ये हो गया हमारा BCH3 है, ये ACH3 है. तो मेरे हिसाब से BCH3 जो है उसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू A. इसका रीजन भी डिस्कस करेंगे. पहले इनका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में इन्होंने यही कहा है, ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ मिथाइल ग्रुप. ठीक है, कि अगर इफ आई एम चूजिंग बी, दैट बी शुड हैव अ हायर केमिकल शिफ्ट देन ए. अगर बी की केमिकल शिफ्ट ए से ज्यादा होनी चाहिए तो उसका रीजन क्या है, उसका प्रूफ दो. सो सी, अब तक हमने क्या पढ़ा है, एल्कीन के पास होगा जब ए, एल्कीन के पास वाले प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डी शील्डेड हो जाते हैं, डाउन फील्ड हो जाते हैं. बट कौन से प्रोटॉन, जो प्रोटॉन यहां एल्कीन पर लगे हैं. ठीक है, हमने एल्कीन कोन पढ़ा है एनएमआर में. जल्दी से ड्रॉ कर देंगे एल्कीन कोन कैसा होता है, C डबल बॉन्ड C. ठीक है, कोई भी एटम, कोई भी हाइड्रोजन जो इस C डबल बॉन्ड C एल्कीन के प्लेन में आएगा वो कहां चला जाएगा, डाउनफील्ड चला जाएगा. जो भी प्रोटॉन इस एल्कीन के प्लेन में आएगा डाउनफील्ड चला जाएगा, जिसको हम माइनस से शो कर रहे हैं. ठीक है, इट विल गो डाउनफील्ड. बट अगर कोई भी प्रोटॉन, ठीक है, अगर कोई भी प्रोटॉन इस C डबल बॉन्ड C के ऊपर आया या नीचे आया, अबव द प्लेन आया या बिलो द प्लेन आया, उसको इस तरह से शो करते हैं हम कोन को. ये कोन पढ़ा है हमने. ठीक है, पाविया बुक में भी देख सकते हैं इसको, कोन को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर भी. और यहां पर हम प्लस शो कर देते हैं. प्लस वाला रीजन क्या शो कर रहा है कि यहां पर अगर कोई भी प्रोटॉन होगा तो वो शील्ड हो जाएगा, अपफील्ड आएगा बहुत ज्यादा. ठीक है, तो ये रीजन है जो रीजन में बताना है, कौन ड्रॉ करके दिखाना है. ग्राफिकल और टेबुलर डाटा आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है आपके ऑप्शनल एग्जाम में. ठीक है, जितना जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो ग्राफिकल डाटा देने की, टेबुलर डाटा देने की, डायग्राम देने की, वहां जरूर बनाना है हमेशा. ठीक है, तो अब यहां पर हमने बता दिया कि ये एरिया जो है, जो इन प्लेन एरिया एल्कीन का, वो डीशील्डेड रहेगा. जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन एरिया है वो अपफील्ड चला जाएगा, बहुत हाईली शील्डेड होगा. ठीक है, वहां पर आपकी जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी है, वहां पर लाइंस बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं जैसा यहां पर क्रिएट कर रही थी. ठीक है, चलो. सो नाउ सी, दिस CH3 is now placed exactly above the plane of CH3. This is not in the plane of these hydrogens. ये इसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है. अगर बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है तो इस कोन के एरिया में आ जाएगा और ये बहुत ज्यादा अपफील्ड रहेगा. ठीक है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये अपफील्ड रहेगा और इसके कंपैरेटिव ये डाउनफील्ड रहेगा. ठीक है, तभी मैंने कहा था, मेरी चॉइस क्या थी कि बी जो है वो हायर केमिकल शिफ्ट देगा एज कंपेयर टू ए. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी,
थर्ड पार्ट की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट डन, रीजन भी दे दिया हमने। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। अरे अब वो कह रहा है कि अगर बी की ज्यादा आ रही है केमिकल शिफ्ट तो ये भी बताओ कि वैल्यू कितनी होगी। अब ये तो नॉर्मल CH3 ग्रुप है, इसके आसपास ना कोई मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी है और ना ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या होगा, दिस बी विल गिव द केमिकल शिफ्ट near about 1 ppm. Okay, the normal chemical shift of a methyl group 0.9 ppm or 1 ppm. So it will come around 0.1 exactly 1 ppm, 1 ppm के आसपास ही आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं A प्रोटोन की, कि A प्रोटोन, अब हमने ये तो कह दिया कि अब फील्ड जाएगा, शील्ड हो जाएगा, पर कितना शील्ड हो जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी प्रोटोन इस कोन में आता है तो वो अपफील्ड तो जाएगा ही, शील्डेड तो होगा ही, लेकिन उसकी केमिकल शिफ्ट TMS से भी कम हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। क्या होगा, TMS से भी कम हो जाएगी, एंड दिस विल कम अराउंड -0.5 ppm, -1 ppm तक भी जा सकती है, -0.5 तक भी जा सकती है। हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी -0.5 ppm। सो दिस इज द आंसर टू योर थर्ड पार्ट, ठीक है। दिस वाज आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू योर सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ ये बताना था कि किसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी, सेकेंड में एक्सप्लेनेशन देंगे कोन बना के, थर्ड में डेटा देंगे 1 ppm -0.5 ppm। अगेन फिर से यहां से रिलेट करके रीजन भी लिखेंगे कि जो भी इस कोन में होगा वो इतना अपफील्ड चला जाएगा, इतना ज्यादा शील्डेड हो जाएगा कि केमिकल शिफ्ट नेगेटिव हो जाएगी, TMS से भी पीछे चला जाएगा। सो इस तरह से हमने बता दिया इन दोनों CH3 का कंपैरिजन, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। So this is the second question. This is again one of the easiest question. This came for 5 marks. ठीक है, ये कितने का आया था, 5 मार्क्स का आया था। 15 मार्क्स के 2 पार्ट थे, 10 और 5। चलो अब क्वेश्चन क्या है, डाइक्लोरोमीथेन हैज अ केमिकल शिफ्ट ऑफ 532 हर्ट्ज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डाइक्लोरोमीथेन जो है CH2Cl2, ठीक है, chemical shift in hertz, not in ppm. In hertz it is given 532 hertz, ठीक है। हर्ट्ज में 532 हर्ट्ज आई है, ppm की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। आगे क्या कहता है, ठीक है, TMS के कंपैरिजन में ही होती है तो हमें पता है, ऑन अ 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसने स्पेक्ट्रोमीटर की भी फ्रीक्वेंसी बता दी, फ्रीक्वेंसी इज 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज। अब क्या पूछ रहा है फिर, व्हाट विल बी द केमिकल शिफ्ट इन ppm। अरे बाप रे बाप, इतना आसान, ये तो सीधा सीधा पूछ लिया कि केमिकल शिफ्ट बता दो। केमिकल शिफ्ट तो अब हमें पता है कि कैसे निकलती है, केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू केमिकल शिफ्ट इन ppm, ठीक है। केमिकल शिफ्ट ppm में बतानी है तो आपकी केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 1 हर्ट्ज में लोगे, 1 मेगाहर्ट्ज में लोगे तभी तो आंसर ppm आएगा ना। ये 10⁻⁻6 नीचे होगा, ऊपर जाएगा -6, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ppm हो जाएगी। तो अब कितनी वैल्यू गिवन है, 532 डिवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी 100, तो कितनी आ गई केमिकल शिफ्ट, 5.32 ppm आ गई केमिकल शिफ्ट। सिंपल सा सवाल था, 5 मार्क्स में, बिल्कुल बेसिक सा, 5.32 ppm आ गई केमिकल शिफ्ट। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक और पार्ट है, व्हाट वुड बी द केमिकल शिफ्ट इन ppm एंड हर्ट्ज ऑन अ 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अब जो हमारा
केमिकल शिफ्ट है या फिर इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी है। अब हमने इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी कर ली। नाउ वी हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी एज 600 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 600 मेगाहर्ट्ज हमने इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी ले ली। तो अब हमारी केमिकल शिफ्ट जो है वो हर्ट्ज में कितनी होगी और पीपीएम में कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये लिखोगे दैट इवन इफ यू टेक एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, कितनी भी फ्रीक्वेंसी का ले लो, केमिकल शिफ्ट पीपीएम में कभी चेंज नहीं होती। जितनी वो पहले 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे थी, चाहे अब वो 600 मेगाहर्ट्ज पर है, उतनी ही रहेगी। तो 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पर 5.32 पीपीएम था, तो यहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी केमिकल शिफ्ट है, दैट विल रिमेन 5.32 पीपीएम ओनली। अभी भी वो 5.32 पीपीएम ही रहेगी। पर हां, हर्ट्ज में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हर्ट्ज में कैसे निकालेंगे? शिफ्ट इन हर्ट्ज। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। शिफ्ट इन हर्ट्ज निकालना है, दोबारा लिखना है फॉर्मूला। शिफ्ट इन हर्ट्ज निकालना है तो इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो पीपीएम वैल्यू से। पीपीएम वैल्यू कितनी है? 5.32। पीपीएम वैल्यू कितनी है? 5.32। और इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी अब कितनी दे दी? ये दे दी 600। ठीक है, केमिकल शिफ्ट 5.32 है और इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी 600 दे दी, तो क्या आ गया? 3192 हर्ट्ज आ गया आपकी शिफ्ट इन हर्ट्ज। पीपीएम में 5.32 ही रहेगा, लेकिन हर्ट्ज में 3192 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा। ये था आसान सा सवाल, सिर्फ 5 नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, अकेला ही 20 मार्क्स का दिया हुआ था, और ये लास्ट सवाल है इस पेपर का 2020 का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स वाज असाइंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। चलो, ये स्ट्रक्चर दे दिया है एक एक्स मॉलिक्यूल को। तो यहां पर बना देते हैं हम कि क्या स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने। 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर एल्कीन है, यहां फिनाइल रिंग लगा है, यहां कीटोन है और एक मिथाइल ग्रुप भी है। हाँ, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने ये स्ट्रक्चर असाइन किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं? द स्पेक्ट्रल डेटा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा जस्टिफाई व्हाई एक्स इज डेफिनेटली रॉन्ग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये अलग तरह का सवाल आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि ये बताओ कि हमने डेटा तो दिया है, डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर भी दिया है, पर रिलेट करके बताओ कि ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए, उसका रीजन भी दो कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलो फिर डेटा उठाते हैं। क्या है हमारे पास? IR 1705, 1604। IR तो हमने अब पता ही नहीं कितनी बार देख लिए वैल्यूज। 1705 सेंटीमीटर इनवर्स, 1604 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यूज है हमारे पास। अब C डबल 1604 में पता है दिस कम्स आउट टू बी फॉर C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन के लिए होगी फ्रीक्वेंसी, और 1705 दिस विल बी फॉर C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल की है, दिस इज फॉर कार्बोनिल, दिस इज फॉर एल्कीन। अब वो कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम और डेटा देखते हैं। सो IR हमने लिख लिया। अगले डेटा पे चलते हैं। 1H NMR दिया हुआ है 1.43, NMR दिया है 1.43 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन। केमिकल शिफ्ट 1.43 सिंगलेट है और 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट है। चलो और देखते हैं डेटा क्या है। ये तो हो गया 5.82 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन, एक सिग्नल 5.82 डी शील्डेड सिग्नल आ गया है, तो बहुत सिंगलेट है 1 हाइड्रोजन का। और क्या कहता है डाटा? 7.35 मल्टीप्लेट 3 हाइड्रोजन, 7.35 मल्टीप्लेट 3 हाइड्रोजन, और क्या है 7.68 मल्टीप्लेट 2 हाइड्रोजन। और क्या है डेटा? चलो और डेटा है M/Z। अच्छा, मास भी गिवन है, M/Z 188, M/Z रेशियोज गिवन है
188 10%, ठीक है। और क्या है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C12H12O2, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C12H12O2। पहले तो यही काउंट कर लो कि इसमें कार्बन इतने ही है, कम ज्यादा तो नहीं है। 6 यहां हो गए, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कार्बन तो है पूरे इतने ही। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सही है, स्ट्रक्चर ये है नहीं। और डेटा देखते हैं। 105 20%, 105 20%, और क्या हमारे पास 102 100%। 102 100% का मतलब क्या है, 102 इज द बेस पीक, ठीक है। 100% का मतलब बेस पीक है। तो उसके बाद है 77 20%। 77 तो बेंजीन की वजह से आया। कितना परसेंट था, 20%। चलो अब ये सारा डेटा भी रिलेट कर देंगे। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और आईआर के लिए तो हमने लिख लिया कि एक सी डबल बॉन्ड O होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड C होना चाहिए। वो तो चलो इस स्ट्रक्चर में भी है। हमें इस स्ट्रक्चर को गलत प्रूव करना है, सही नहीं प्रूव करना है, ये याद रखना, ठीक है। अब है 1.43 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट कब आ सकता है? 6 हाइड्रोजन तो एक कार्बन पे तो हो नहीं सकते, मतलब 2 CH3 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। CH3 ग्रुप्स होंगे 2, ठीक है। बस अब ये देखना है कि कहां होंगे। चलो पहली चीज तो यही आ गई प्रूव करने की, ठीक है। अलग से अब एक पेज पर हम रीजंस देंगे। रीजन नंबर 1, द NMR डेटा शोज that there should be 2 equivalent methyl groups which were not found in this structure, which is the first reason for the disqualification of this structure, ठीक है। तो एक रीजन तो मिल गया। Now it says 5.82 singlet 1 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन 5.82 पर है। 5.82 पर कब हो सकता है? दैट मीन्स बहुत हाई केमिकल शिफ्ट पर है, बहुत डी शील्डेड है। एल्कीन का प्रोटोन होना चाहिए। किसका प्रोटोन होना चाहिए? एल्कीन का प्रोटोन होना चाहिए। वो तो चलो इसमें भी है एल्कीन का प्रोटोन। तो 7.35 मल्टीप्लेट 3 हाइड्रोजन, 7.68 मल्टीप्लेट 2 हाइड्रोजन। एरोमेटिक रीजन की केमिकल शिफ्ट है, कितने प्रोटॉन्स है? 3 और 2 5, 5 प्रोटॉन्स। दैट मींस दीज 2 पीक्स आर रिप्रेजेंटिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये भी इस स्ट्रक्चर को तो सपोर्ट करता है, ठीक है। दीज आर स्टिल सपोर्टिंग दिस स्ट्रक्चर बट नॉट दिस, ठीक है। तो ये एक पीक है जो इस स्ट्रक्चर को वायलेट करती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक्चुअल स्ट्रक्चर निकालेंगे और फिर जितने भी और पॉसिबिलिटीज होंगी वो बता देंगे कि इस वजह से ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, एक तो ये फिनाइल ग्रुप ही है हमारे पास, ठीक है। प्लस हमारे पास अब हमें ये लाना है दिस 2 CH3 ग्रुप। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, एक ही मिथाइल लगा है ना बार, तो हमें एक कार्बन इस रिंग से कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 2 इक्विवेलेंट मिथाइल ग्रुप्स। तो जो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग है, वी कैन नॉट गेट 6 मेंबर्ड रिंग, वी नीड टू गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू ड्रॉ 5 मेंबर्ड रिंग बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग में तो क्या हो रहा है, एक ही मिथाइल बार है, बट हमें 2 मिथाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग ले लेंगे, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन इन इट। अब ये देखना है कि क्या ये कीटोन और ईथर अलग अलग होंगे या ये एस्टर होगा। अब ये कहां से पता चलेगा एस्टर है या कीटोन और ईथर अलग अलग है? इस वैल्यू से 1705। एस्टर जब भी होगा वैल्यू आएगी 1735 या उससे ऊपर। एस्टर जब भी होगा वैल्यू आएगी 1735 से ऊपर, जो यहां नहीं है। मतलब एस्टर तो नहीं हो सकता, तो C डबल बॉन्ड ना यहां हो सकता है ना यहां हो सकता है। अब चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, वो इक्विवेलेंट बात है। लेट सपोज मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। तो वो कीटोन ही होना चाहिए, ठीक है, एस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आई बात किसकी, C डबल बॉन्ड C की। ऊपर से शुरू करा ना, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड C यहां नहीं हो सकता इस कार्बन पर, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन ने तो पहले ही 3 बॉन्ड आपके 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने 2 यहां, तीसरा चौथा, 4 बॉन्ड पहले ही है, तो ना यहां हो सकता है ना यहां हो सकता है, ठीक है। अब बची कौन सी जगह, एक ही जगह ये, क्योंकि यहां और यहां लगा दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो एक ही लोकेशन बची, हमने वहां पर क्या लगा दिया, एल्कीन लगा दिया।
ठीक है, अब यहां एल्कीन आ गया, अब आगे दो CH3 मॉलिक्यूल लगाने हैं इक्विवेलेंट। अब दो CH3 तो यहीं लग सकते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि इसी कार्बन को दो और बॉन्ड बनाने हैं, ये तो एक एक ही बनाएंगे, तीन तीन बॉन्ड पहले ही बना चुके हैं। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक फिनाइल। ठीक है, अब ये दुविधा है कि हाइड्रोजन यहां लगेगा या फिनाइल यहां लगेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब वो पता चलेगा केमिकल शिफ्ट को देखकर। किससे पता चलेगा? केमिकल शिफ्ट को देखकर। अगर एल्कीन का प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास होगा, अगर एल्कीन का प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास होगा तो वो 6 साढ़े 6 से भी आगे निकल जाता है। 5 से 6 के बीच में नॉर्मल एल्कीन का प्रोटॉन आता है, जिस पर और जनरली इफेक्ट नहीं लग रहा होता। तो अगर मैं H यहां लगाऊंगा, अगर मैं H यहां लगाऊंगा तो ये तो इसके साथ बिल्कुल ऑक्सीजन आ गया, ये तो बहुत डीशील्ड हो जाना चाहिए था। तो H यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिकल शिफ्ट कितनी है? ओनली 5.82, इन बिटवीन 5 to 6। तो यहां पर फिनाइल रिंग रहेगी और यहां पर हाइड्रोजन रहेगा। तो ये आएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर। तो हमारा काम क्या था? स्ट्रक्चर बना के दिखाना, और फिर उसको एक्चुअल क्वेश्चन है ये बताना कि ये सही क्यों नहीं है। तो इसके रीजन भी देने पड़ेंगे। तो एक रीजन तो दे दिया हमने कि आपके एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहां पर दो मिथाइल ग्रुप्स इक्विवेलेंट होने चाहिए। दूसरा रीजन देखो अब यहां पर क्या है, सी नाउ दिस कार्बन बिकम्स अ कायरल कार्बन, दिस कार्बन बिकम्स अ कायरल कार्बन। एक तो पहली बात ये सी दैट दिस प्रोटॉन इस एक प्रोटॉन का सिग्नल नहीं है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल CH3 आपके sp3 कार्बन के एक प्रोटॉन का सिग्नल नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर रीजंस लिख देता हूं, व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस। ओके, NMR shows signal for 6 equivalent protons which are not present in the given structure. ठीक है, तो उन 6 प्रोटॉन्स का सिग्नल ही नहीं आया। सिग्नल तो है NMR में, पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें कोई भी 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? नो सिग्नल फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन जो है वो एक sp3 कार्बन है और उस रीजन में कोई भी सिग्नल एक हाइड्रोजन का नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। थर्ड रीजन क्या है? अगर ये कार्बन कायरल है तो ये जो दो प्रोटॉन है ये डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। अगर वो कार्बन कायरल है तो वो दो प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। इसमें देखो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। तो अगर ये कार्बन कायरल है तो ये कार्बन जो है दोनों प्रोटॉन्स डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। ओके, सो यहां पर लिखेंगे no signals were observed for diastereotopic protons, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें तो दो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, पर सिग्नल में तो कहीं नहीं है ऐसा। इस वजह से स्ट्रक्चर गलत है। तो ये 3 रीजन हो गए मेन, जो लिस्ट करने हैं, ये स्ट्रक्चर बनाना है और इसको गलत प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब बात रही मास डेटा भी तो गिवन था हमें। क्या गिवन है? मास का डेटा गिवन है। ठीक है, तो मास का डेटा जो है वो फिर भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट स्टिल फ्रेंडली टू द गिवन स्ट्रक्चर, क्योंकि 77 की पीक आ रही है तो वो तो फिनाइल से भी आ जाएगी। ठीक है, वो तो एडमिट हो रहा है। 102 की जो पीक है, 102 पीक will come from phenyl group and 2 carbons. Phenyl group and 2 carbons. So phenyl group 2 carbon can still give peak from here also. ठीक है,
188 तो क्या है, दैट इज योर मोलिकुलर आयन पीक. सो मास डेटा इज ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ ऑफ देम, सो विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ. ठीक है, बट अदर 3 रीजंस आई हैव लिस्टेड हियर. तीनों रीजंस हमने डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये जैसे ही एग्जामिनर आंसर शीट चेक करने वाला देखेगा दैट यू हैव डिटेक्टेड दिस डिफरेंस, क्योंकि ऐसा कहीं सामने नहीं दिख रहा है. दिस यू हैव फाउंड विद योर नॉलेज. तुमने अपनी नॉलेज से पता लगाया कि अच्छा ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, फिर तो सिग्नल तो आया नहीं. ठीक है, तो अगर ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे जो दिख नहीं रही हैं पर एग्जिस्ट करती हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म. सो क्वेश्चंस ऑफ 2020 यूपीएससी मेंस केमिस्ट्री ऑप्शनल के ये 3 क्वेश्चन थे. ठीक है, सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अब हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, तो देखते रहो वीडियोस और हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज के साथ. सो थैंक यू फॉर टुडे.